नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल तिवारी आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं प्रीमियर आधार आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और आज हम आपके सामने फिर से उपस्थित हैं 10 जून 2026 की समसामयिक घटनाओं के साथ। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन कि आपकी लास्ट मंथ की करंट अफेयर्स की बुक आपके मार्केट में आ चुकी है, तो इसको जरूर परचेस कर लीजिए। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो अपने फीडबैक देने के लिए कमेंट करना ना भूलें, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं पहली करंट अफेयर्स की घटना। देखते हैं इसमें मंत्री परिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में बताया गया है, जो कि 9 जून 2022 का है। ये अध्यक्षता कर रहे होंगे हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, और ये मंत्रालय था महानदी भवन नया रायपुर। यहाँ पर मुख्य विषय इस पर आईपीओ, कृषि, पीडीएस, योग, ई बस और नया रायपुर खनिज प्रबंधन पर चर्चा हुई है, जिसमें कुछ प्रमुख निर्णय लिए गए हैं। जैसे कि पहला निर्णय लिया गया है छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी से संबंधित, कि इसके आईपीओ के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंज में अब इसको सूचीबद्ध किया जाएगा। मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी को आईपीओ के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इसमें अब आम नागरिकों को राज्य की विकास की यात्रा पर भागीदारी बनने के लिए एक अवसर प्रदान किया गया है कि अब वो भी इसमें पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। वहीं दूसरी खबर है हमारे पास कि खरीफ फसल जो है 2026 कृषि उन्नति योजना के नवीन स्वरूप को मंजूरी दे दी गई है। इसमें धान के स्थान पर दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी एवं कपास की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 15,000 की अनुदान सहायता प्राप्त की जाएगी। यह निर्णय किसानों की आय बढ़ाने और जल संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए लिया गया है। वहीं जो तीसरा निर्णय लिया गया है वो है खाद्य एवं पोषण सुरक्षा को मिलेगी निरंतर मजबूती। इसमें क्या है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत पात्र हितग्राहियों को वित्तीय वर्ष 2026-27 में चना वितरण की निरंतरता बनाए रखने हेतु महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को नेकडेक्स ई मार्केट, जिसको EML कहा जाता है, NEML कहा जाता है, के ई ऑक्शन प्लेटफॉर्म में से अधिकतम 0.25% या उससे कम सर्विस चार्ज पर चना क्रय करने की अनुमति दी गई है। साथ ही वर्तमान व्यवस्था के तहत अप्रैल से जून 2026 तक की वृद्धि का अनुमोदन भी किया गया है। तो ये सारे आपको फैक्ट पूछे जा सकते हैं। अगला, योग अब चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन आएगा। योग विषय को समाज कल्याण विभाग से हटाकर चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत लाने का प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। योग आयुष प्रणाली का अभिन्न अंग है तथा योग शिक्षा, अनुसंधान और उससे संबंधित गतिविधियां राष्ट्रीय स्तर पर आयुष तंत्र के माध्यम से संचालित होती हैं। विषय की प्रकृति और प्रशासनिक समन्वय को ध्यान में रखते हुए इसे चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन किए जाने के निर्णय लिए गए हैं। वहीं पर नेक्स्ट हमारे पास न्यूज़ है, प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना का क्रियान्वयन होगा आसान। प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म PSM स्कीम के अंतर्गत डायरेक्ट डेबिट मैंडेट DDM की सहमति भारत सरकार को प्रेषित करने की अनुमति प्रदान की गई है। इस निर्णय से रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और कोरबा में स्वीकृत कुल 240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का मार्ग प्रशस्त होगा। डायरेक्ट डेबिट मैंडेट यह बैंक के खाते से स्वचालित भुगतान की अनुमति प्रदान करता है। वहीं नया रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण की स्टाम्प ड्यूटी छूट 31 मार्च 2028 तक बढ़ा दी गई है। नया रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को आपसी सहमति से भूमि क्रय पर प्रदान की जा रही मुद्रांक शुल्क, जिसको स्टाम्प ड्यूटी कहते हैं, छूट की अवधि को 31 मार्च 2028 तक बढ़ाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इस निर्णय से प्राधिकरण को भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में गति मिलेगी। वहीं आप अन्य देखें तो इसमें आप देखेंगे अवैध खनन एवं परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण, खनिज परिवहन करने वाले वाहनों में RFID टैग और वाहन ट्रैकिंग प्रणाली को अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही खनिजों के ग्रेड निर्धारण एवं मात्रा आकलन के लिए आधुनिक तकनीक आधारित व्यवस्था को लागू किया जाएगा। भंडार शुल्क एवं सिक्योरिटी डिपॉजिट में वृद्धि के साथ लाइसेंस धारियों को अतिरिक्त भूमि स्वीकृति और 2 भंडार लाइसेंसों के एकीकरण का प्रावधान भी इसमें किया गया है। पारदर्शिता और राजस्व में बढ़ोतरी, इस निर्णय से अवैध खनन और परिवहन एवं भंडार प्रभावी नियंत्रण स्थापित होगा। ये आपके कुछ महत्वपूर्ण निर्णय थे जो हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछे जाएं। अगर कुछ रिसेंट एग्जाम है जैसे ASI या SI, उसमें आ सकता है। बाकी अब देखने वाले हैं हम नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, ये सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले नेता बन गए हैं।
और इन्होंने 4,398 दिन की अपनी लंबी यात्रा पूर्ण कर ली है। वहीं पर जवाहरलाल नेहरू दूसरे नंबर पर आते हैं जिन्होंने 4,397 दिन शासन कर लिया था और इंदिरा गांधी 4,077 दिन शासन कर पाई थी। पीएम मोदी ने 9 जून को सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री का नेहरू का रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया। निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी 4,398 दिन यानी 12 साल 15 दिन पूरे कर लिए हैं। और इसी क्रम में आप देखें कि लगातार घटते क्रम में सबसे ज़्यादा मोदी जी, फिर नेहरू जी, फिर इंदिरा गांधी जी, फिर मनमोहन सिंह जी, फिर अटल बिहारी वाजपेयी, राजीव गांधी, इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो याद रखिएगा, मोदी जी ने अपना 12 साल और 15 दिन का कार्यकाल पूर्ण करते हुए सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में अपना कार्यकाल पूर्ण कर लिया है। अगला हम देख रहे हैं राष्ट्रीय चयन ट्रायल T4 निशानेबाजी जून 2026, ये देहरादून में आयोजित हो रही थी। इसमें पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल में सरबजोत सिंह ने सफलता हासिल की। वहीं 10 मीटर एयर पिस्टल में लक्षिता ने उपलब्धि हासिल की है। पुरुष 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में अखिल सेरोन और महिला 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में साक्षी सुनील पाडेकर जी जो है वो उपलब्धि हासिल कर रही हैं। सरबजोत सिंह पेरिस ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता हैं। लक्षिता ने महिला 10 मीटर एयर पिस्टल में जीत दर्ज की है। अखिल स्योराणा ने नीरज कुमार को 0.2 अंक से हराया है। वहीं साक्षी पाडेकर ने तिलोत्तमा सेन को 0.4 अंक से हराकर किताब जीता है। तो ये याद रखिएगा, अभी राष्ट्रीय चयन ट्रायल चल रहे हैं जो कि देहरादून में आयोजित हो रहे हैं। ये कम इंपॉर्टेंट की चीज़ें पर हो सकता है अगर आ जाए तो इसको डाल दिया गया था क्योंकि आपके करंट में ये घटनाएं महत्वपूर्ण थी। नई दिल्ली में भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली, इस प्रणाली का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विज्ञान भवन में किया था। विनिमय नामक यह एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो देश के सभी भूमि बंदरगाहों, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट को आपस में जोड़ता है और सीमा व्यापार यात्रियों की आवाजाही को डिजिटल बनाता है। इसका मुख्य लाभ और विशेषताएं कागजी कार्यवाही में कमी, ऑनलाइन बुकिंग, हाईटेक सिक्योरिटी, एकीकरण है। यह प्रणाली प्रक्रियाओं को एक ही मंच पर उपलब्ध कराएगी जिससे समय की बचत होगी और प्रशासनिक कार्य में दक्षता बढ़ेगी। अभी तक हमने नेशनल न्यूज़ में जितने भी करंट अफेयर्स पढ़े ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी ये शायद आपसे पूछा जाए, इसकी आने की संभावना थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी क्योंकि करंट में ये न्यूज़ बनी हुई थी तो मैंने आपके लिए ये संकलित कर ली थी। आगे देखते हैं, भारतीय विद्या भवन का नया अध्यक्ष। विद्या भवन का अध्यक्ष अब बनवारी लाल पुरोहित को बना दिया गया। इसके उपाध्यक्ष बैंकर दीपक पारेख हैं। वहीं पूर्व स्थान सुरेंद्र लाल मेहता का था जिसके जगह पर अब बनवारी लाल पुरोहित होंगे। बनवारी लाल पिछले 22 वर्षों से भारतीय विद्या भवन के ट्रस्टी रहे हैं। वे असम, तमिलनाडु और मेघालय के राज्यपाल रह चुके हैं जिनको अभी विद्या भवन का नया अध्यक्ष बनाया गया है। अगला देखिएगा, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। भारत ने 2025 में रक्षा के क्षेत्र पर 92.1 अरब डॉलर खर्च किए। यह दुनिया का 5वां सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश बन रहा है। जनवरी तक भारत के पास 190 और पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार थे। सैन्य खर्च में अमेरिका 495 अरब डॉलर के साथ दुनिया में पहले और चीन दूसरे स्थान पर है। तो ये याद रखिएगा कि अब हम 5वें बड़े देश के रूप में स्थापित हो गए हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा ये जो आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये रिपोर्ट जारी की गई है। तो हम अभी 5वें नंबर पर आ रहे हैं। अगला देखिएगा, जोजिला सुरंग अंतिम बांध टूटी है इसकी जून 2026 में। जून 2026 को जोजिला सुरंग की अंतिम 2.5 मीटर चट्टान तोड़कर सुरंग की दोनों सिरों को जोड़ दिया गया है। और ये स्थान कहाँ पर है तो बालटाल जम्मू कश्मीर में मिनी मार्ग लद्दाख में ये आपको दिखाई देता है। इसकी लंबाई 13.153 किलोमीटर की है लगभग। और इसकी विशेषता है कि ये दुनिया की सबसे लंबी सिंगल ट्यूब बाई डायरेक्शनल रोड टनल है। इसके उद्घाटन का लक्ष्य रखा गया है फरवरी 2028 में। अभी ये निर्माण कार्य प्रगति पर है और लगभग 85% कार्य इसका पूर्ण हो चुका है। आप देखेंगे इसका महत्व अगर देखें तो ये कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच साल भर संपर्क सुनिश्चित करने के लिए बनाया जा रहा है। यात्रा का समय लगभग 1.5 घंटे से घटकर 15 मिनट रह जाएगा। पर्यटन, व्यापार, रक्षा एवं आपूर्ति व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। इससे भारी बर्फबारी के दौरान भी आवागमन बाधित नहीं होगा। सिंगल ट्यूब बाई डायरेक्शनल रोड टनल एक ही सुरंग में दोनों दिशाओं में आने जाने के लिए यातायात सुविधा प्रदान करती है। ये हमारे संस्थान के द्वारा
निकाली गई कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जिन्हें आप मार्केट से परचेस कर सकते हैं। और इस वीडियो को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आप जरूर अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप जिस भी ग्रुप से जुड़े हुए हैं, जिनको भी जानते हैं, उनको जरूर बताइए ताकि हमको भी सपोर्ट मिल सके। तब तक के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।